स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, स्पेस इज द फोर्थ फ्रंटियर ऑफ वॉर। ये हम पहले से ही अच्छे से जानते हैं और आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, स्पेस मिलिटराइजेशन पे, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस पे, क्योंकि अब ये भी चीज होने लगी है कि स्पेस बेस्ड सैटेलाइट को हैक किया जा सकता है। ठीक है, ये पहले भी हो सकता था, लेकिन आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी ये आर्टिकल न्यूज में था, that is hijacked satellite and orbiting space weapons in 21st century space is the new battlefield। ठीक है, तो ये बात तो पहले से ही जानी जा चुकी थी कि स्पेस इज द न्यू बैटलफील्ड, लेकिन इसका किस तरीके से मिसयूज हो सकता है, ठीक है, कैसे हमें प्रिपेयर रहने की जरूरत है, इंडिया इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ठीक है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्रिपरेशन है कि इन केस चाइना या पाकिस्तान स्पेस को एक बैटलफील्ड बना दे तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। यूएस ने अपनी स्पेस फोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, तो हम इन सारी चीजों को इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से स्पेस एक बैटलफील्ड बनता जा रहा है। ठीक है, सो स्पेस एज ए बैटलफील्ड, स्पेस विच वॉज वंस कंसिडर्ड पीसफुल फ्रंटियर, इसको ग्लोबल कॉमन्स माना जाता था, है ना, एक पीसफुल फ्रंटियर था, लेकिन धीरे धीरे करके, ठीक है, स्पेस इज बिकमिंग द स्ट्रेटेजिक डोमेन वेयर द नेशन कंपीटिंग फॉर डोमिनेंस। ठीक है, पहले डोमिनेंस के लिए कंपटीशन नहीं था, प्रेस्टिज के लिए कंपटीशन था जब हम कोल्ड वॉर एरा की बात करते हैं, लेकिन अभी उसी स्पेस के लिए किस चीज का कंपटीशन शुरू हो गया है? डोमिनेंस का। ठीक है, सो सैटेलाइट एज ए क्रिटिकल एसेट, ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि सैटेलाइट बहुत क्रिटिकल एसेट है। ठीक है, चाहे वो जीपीएस हो, चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट हो या मिलिट्री सैटेलाइट हो, इनमें से किसी भी चीज को यदि हैक कर दिया जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नए नए थ्रेट्स आ गए, नेशंस आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज टू हैक, डिसेबल और डिस्ट्रॉय सैटेलाइट। जैसे कि इंडिया ने भी मिशन शक्ति में दिखा दिया था कि हम स्पेस में चलती हुई सैटेलाइट को टारगेट कर सकते हैं यदि वो सैटेलाइट का प्योर पर्पस सिर्फ एस्पियोनेज होगा, हम पे निगरानी रखना होगा, उसका कोई सिविलियन यूज नहीं होगा। तो इंडिया ने भी ये शो कर दिया था। एंड ग्लोबल इंपैक्ट, अ सिंगल अटैक ऑन सैटेलाइट को डिसरप्ट कम्युनिकेशन, नेविगेशन, डिफेंस सिस्टम एटसेट्रा। Hence, the ability to control or disrupt a satellite can weaken a nation's military or economic capability without traditional warfare। बिल्कुल सही बात है, बिना ट्रेडिशनल वॉरफेयर जो 3 फ्रंटियर हैं उनमें जाए, आप चौथे फ्रंटियर से ही पूरी कंट्री को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हॉल्ट पे ला सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं, हाउ स्पेस इज द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉरफेयर एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। तो अब अभी तक हम 3 डोमेन को सिक्योर करते थे, अब चौथा डोमेन भी हमें सिक्योर करना है अलोंग विद द साइबर स्पेस। समझ गए बात को? वाई स्पेस इज बिकमिंग बैटलफील्ड? वाई? बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑन सैटेलाइट। हर चीज तो सैटेलाइट पे डिपेंडेंट है, चाहे वो जीपीएस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया। तो डिपेंडेंस जितनी बढ़ती जाएगी, वल्नरेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, और वल्नरेबिलिटी बढ़ी तो सामने वाला उस वल्नरेबिलिटी को भुना लेगा। ठीक है, उस पर अटैक कर देगा। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इन 2022 साइबर अटैक ऑन वायासेट, okay, US based satellite company used by Ukraine's military disrupted communication across the Europe। ये भी हुआ। ठीक है, इसके अलावा इमर्जिंग थ्रेट्स, सैटेलाइट पे ओवर डिपेंडेंस है और नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं, चाहे वो साइबर अटैक हो, उसको हाईजैक कर लिया जाए सैटेलाइट को, या एंटी सैटेलाइट वीपन हो, जैसे कि इंडिया ने भी शो किया, चाइना के पास है, यूएस के पास है, रशिया के पास है, या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, जैमिंग द सैटेलाइट सिग्नल टू ब्लॉक द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हर चीज आप समझ सकते हैं। ये पेपर 3 स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, दोनों का एक इंटरकनेक्टेड टॉपिक है एसएनटी का। मेंस में आपसे ये चीजें बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ स्पेस इज बिकमिंग बैटलफील्ड और उसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, एंड व्हाई स्पेस इज बिकमिंग बैटलफील्ड। ठीक है, रिसोर्स कंपटीशन है। जब पता चल गया कि वहां पे हीलियम 3 मिल जाएगा मून पे, तो सब लोग एकदम दौड़ रहे हैं कि जल्दी से कौन वहां पे पहले पहुंचे, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दे। सो द मून एंड एस्टेरॉइड कंटेन वैल्यूएबल रिसोर्सेज लाइक हीलियम 3 which could power nuclear fusion in the future, and controlling these resources could make nation a global superpower। जैसे कि ये रही न्यूज,
यूएस स्पेस कमांड इज प्रिपेयरिंग फॉर सैटेलाइट ऑन सैटेलाइट कॉम्बैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि सैटेलाइट टू सैटेलाइट कॉम्बैट के लिए प्रिपरेशन चल रही है। नासा इज रेसिंग टू बिल्ड ओके न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून बाय 2030। आप समझ चुके होंगे कि टेक्नोलॉजी और कंट्रीज किस डायरेक्शन में जा रही हैं। 3 फ्रंटियर के अलावा एक चौथा फ्रंटियर भी टटोलने लगी है। ठीक है, एग्जांपल यूएस इज रेसिंग टू एस्टैब्लिश अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून एंड जियोपॉलिटिकल राइवलरी तो हम सब जानते ही हैं, चाहे वो रशिया यूएस हो चाहे वो चाइना यूएस हो, सभी की बातें। तो नेशन लाइक यूएस एंड चाइना, रशिया आर ऑल्सो competing for dominance in the space, leading to arms race in the space and technology। ठीक है, और ये सब है रशिया डाउन सैटेलाइट इंटरनेट इन यूक्रेन। ये तो बहुत आम बात है रशिया यूएस जैसी कंट्री के लिए। तो कोई स्पेस फोर्स बना रहा है, तो कोई सैटेलाइट टू सैटेलाइट कॉम्बैट के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, कोई स्पेस के जो रिसोर्सेज हैं वहां पर अपने डोमिनेंस की बात कर रहा है, और यूएस इज प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2020। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि स्पेस इज द न्यू फ्रंटियर, और स्पेस का मिलिटराइजेशन ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। ठीक है, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस और वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस में क्या फर्क है वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले प्रतिज्ञा बैच जो कि 22 अगस्त से शुरू होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इस प्राइस पे बाय द यूजिंग SU लाइव कोड। ठीक है, मॉर्निंग बैच है प्रतिज्ञा, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। और ऐसी ये सारी पीडीएफ्स मैं यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल से उसको एक्सेस कर सकते हैं। मिलिटराइजेशन, तो स्पेस मिलिटराइजेशन क्या होता है, स्पेस वेपनाइजेशन क्या होता है। Space militarization refers to the use of outer space for military purpose, primarily through deployment of space-based asset, चाहे वो सैटेलाइट हो, to support terrestrial military operation. The asset are non-offensive and focus on enabling functions such as, ठीक है, मतलब उनका सोल पर्पस जो होता है नॉन ऑफेंसिव है, लेकिन वो मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं। इस चीज को बोलते हैं मिलिटराइजेशन ऑफ वेपन, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। और यदि वेपन को ही स्पेस में भेज दिया जाए, वीपन्स ही स्पेस में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस। तो नॉन ऑफेंसिव सैटेलाइट्स विच विल एड ओके मिलिट्री, ठीक है, विच विल सपोर्ट मिलिट्री और ग्राउंड ऑपरेशंस ऑफ द मिलिट्री, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज मिलिटराइजेशन। तो चाहे वो कम्युनिकेशन हो, इंटेलिजेंस हो, सर्विलेंस हो, रिकनेसेंस हो, ठीक है, मिलिट्री डिफेंस, अर्ली वार्निंग सैटेलाइट फॉर डिटेक्टिंग मिसाइल लॉन्चेस, या एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज हो, 4 कंट्रीज यूएस, रशिया, चाइना एंड इंडिया, एंड ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज। तो इन सब चीज को बोलते हैं आप मिलिटराइजेशन, लेकिन वेपनाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपके सामने हैं, ठीक है, नॉर्मल सैटेलाइट है लेकिन उनका ड्यूल यूज है, सिविलियन यूज भी हो सकता है, मिलिट्री यूज भी हो सकता है। हमने देखा भी है इस चीज को, दैट IRNSS, इंडिया का जो अपना IRNSS है उसका भी ड्यूल यूज है, सिविलियन के लिए अलग है, मिलिट्री के लिए अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यदि आप मिलिट्री के लिए यूज करते हैं तो उसको मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस बोलते हैं। दैट इज स्पेस बेस्ड एसेट आर हेल्पिंग मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन ग्राउंड, दिस इज मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन हम सब जानते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे स्पेस रेस शुरू हो गई, पहले यूएसएसआर ने कुछ भेजा, फिर यूएस ने कुछ भेजा। इसके बाद क्या हुआ, पोस्ट कोल्ड वॉर, आफ्टर यूएसएसआर कोलैप्स, यूएस डोमिनेंस स्पेस, okay, militarization, but emerging powers like China, India and UA began development of their own space programs challenging US hegemony। ठीक है, तो इन कंट्रीज ने, और रशिया भी फिर बहुत ज्यादा तो पीछे था नहीं, तो अभी ये 4 से 5 ऐसे स्पेस एजेंसीज हैं जो यूएस हेजेमनी को चैलेंज करती है। ठीक है, मॉडर्न एरा, स्पेस इज नाउ क्रिटिकल फ्रंटियर ऑफ वॉरफेयर, ये बात हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो आज की डेट में यदि मिलिटराइजेशन की बात करें तो यूएस ऑपरेट्स 50% ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री सैटेलाइट्स, और यूएस की अपनी स्पेस फोर्स भी है। ठीक है, यूएस के बाद यदि हम दूसरी कंट्री की बोलें तो चाइना इज रैपिडली एक्सपांडिंग मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम विद 150 मिलिट्री सैटेलाइट, फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटिंग स्पेस एसेट विद द PLS, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, एंड डेवलपिंग क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट एज वेल। ठीक है, तो चाइना भी बहुत पीछे नहीं है। रशिया की क्या स्ट्रेटेजी है, रशिया सक्सेसफुली टेस्टेड नूडोल एसेट मिसाइल एंड डेवलप्ड सैटेलाइट जैमर, तो वो भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकार का
एडवांसमेंट नहीं है रशिया की यदि स्पेस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें जितना यूएस का है और चाइना का है। ठीक है, आगे बढ़े। फ्रांस ने क्या किया है? तो फ्रांस कंडक्टेड फर्स्ट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज एस्ट्रेक्स इन 2021। तो हर कंट्री स्पेस मिलिटराइजेशन की ओर बढ़ रही है और इंडिया का भी अपना है। ओके, मिशन शक्ति हमने 2019 में हमने बता दिया कि कोई भी सैटेलाइट हो हम उसको उड़ा सकते हैं। इसके अलावा इंडिया की अपनी डिफेंस स्पेस एजेंसी है, डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिया है। तो इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इंडिया इनफैक्ट इंडियाज फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास बिगिंस इन दिल्ली, ये भी हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ग्लोबल पीस एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, इसके लिए क्या इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है? हम सब जानते हैं कि आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 में विच प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन द स्पेस। और जो स्पेस को ग्लोबल कॉमन्स मानती है कि ये तो पीसफुल है यार, ये पीसफुल रिसर्च के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, कन्वेंशनल वेपन और एंटी सैटेलाइट सिस्टम, इंडिया इज ए सिग्नेटरी। यूएनजीए के अपने रेगुलेशंस हैं सच एज रेजोल्यूशन लाइक पेरोस या नो फर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ द वेपन इन द आउटर स्पेस एम टू प्रिवेंट आर्म्स रेस। और एक कोपस भी है, कोपाउस, ओवरसीज पीसफुल यूज ऑफ स्पेस बट स्ट्रगल्स टू एड्रेस मिलिटराइजेशन ड्यू टू जियोपॉलिटिकल डिवीजन। तो ये कुछ फ्रेमवर्क है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चाहे वो पेरोस ट्रीटी हो, पेरोस का फुल फॉर्म क्या है आप देख सकते हैं, प्रपोज्ड प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन द स्पेस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस। ठीक है, कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। लेकिन ये सब लगातार फेल होते जा रहे हैं। सो मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस जरूरी क्यों है? क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पेस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, एक बार पॉइंट्स दिए हुए हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, आप अच्छे से देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए मिलिटराइजेशन? बिकॉज आर्म्स रेस इन द स्पेस बढ़ रही है, थ्रेट टू स्पेस एज ए ग्लोबल कॉमन। ठीक है, ग्लोबल कॉमन है, लेकिन वहां पे लगातार यदि मिलिटराइजेशन बढ़ता जाएगा तो उसका पीसफुल यूज कैसे होगा? एस्केलेशन ऑफ ग्लोबल टेंशन हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। यूएस इज अक्यूज्ड रशिया ऑफ टेस्टिंग स्पेस स्टॉकर्स, रेजिंग फियर ऑफ स्पेस, पर्ल हार्बर जैसी घटना स्पेस में भी हो सकती है। यूएस यदि, क्योंकि सैटेलाइट टू सैटेलाइट वॉरफेयर की बात चल रही है, एंड वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चाहे वो आउटर स्पेस ट्रीटी हो, ठीक है, या वो पेरोस हो या कोपस हो, सभी की सभी का जो भी है वो फेल होता जा रहा है। तो हमें एक नई ट्रीटी की जरूरत है। एंड इंडिया स्टैंड्स ऑन स्पेस मिलिटराइजेशन। हिस्टोरिकल तो इंडिया, आप सब लोग एक ही चीज बोलेंगे कि इंडिया का हमेशा पीसफुल स्टैंस रहा है, लेकिन यदि कोई इंडिया के सैटेलाइट्स को टारगेट करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, स्टेप्स टेकन हम सब अच्छे से जानते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के बारे में क्या है, तो इंडिया के अपने सैटेलाइट हैं कुछ, जिनका स्पेशली मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। डेटरेंस के लिए मिशन शक्ति है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, स्पेस एक्सरसाइजेस हमने कर ही दी है, प्रोजेक्ट नेत्रा हमने शुरू कर दिया है। तो यही सब बातें हैं जो कि आपको पढ़नी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर स्पेस मिलिटराइजेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।